मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इलॉन मस्क के कोट के साथ। इलॉन मस्क कहते हैं एआई इज़ मोर डेंजरस देन द न्यूक्स। क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इस कोट का सिंपल मतलब है क्या कि एआई हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म टू ह्यूमैनिटी। सिंपल मतलब कि एआई के अंदर उतना पोटेंशियल है कि उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है जितना न्यूक्लियर वेपन के अंदर पोटेंशियल है ह्यूमैनिटी को हार्म करने का। तो सिंपल मतलब है, ये कोड कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि हमें एआई को रिस्पॉन्सिबली डेवलप करना चाहिए और इसका जो यूज़ है वो कंट्रोल करना चाहिए। आज तक जो हमने एआई के बारे में सुना है बेसिकली वो नेगेटिव ही सुना है, लेकिन ये जो आज का हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन है जो कि इस कोड से कहीं ज़्यादा रिलेटेड है, और कोड का मतलब आगे समझ आ गया होगा। सिंपल मतलब है कि जो हमारा एआई है इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन से भी कई गुना ज़्यादा। तो एआई का जो यूज़ है कहीं ना कहीं संभल के करना चाहिए, इलोन मस्क ये कहना चाहते हैं। और एआई के बारे में बहुत सारी बुराइयां सुनी है हमने, लेकिन आज इस एडिटोरियल के अंदर, इस डेली स्पेस डिस्कशन के अंदर एआई की कुछ तारीफ की गई है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे। नेगेटिव तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, वैसे भी दिन ख़त्म होने वाला है आज। चलो ठीक है। अपने वही उद्देश्य क्या था, साथ हमारा उद्देश्य क्या है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, चलो नॉलेज पूल को बढ़ाते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार चल रहा है। देखा जाए तो क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। एजीआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब जैसे ह्यूमंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं जैसे सोचते हैं, जैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, जैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सिमिलर वे में जब एआई भी इस चीज़ को करने लग जाए उसे हम कहते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और एआई भी वही चीज़ है। और इस इंटेलिजेंस का, ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो अच्छा यूज़ है एआई का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है। ये कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि अभी ड्रास्टिकली जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एआई का यूज़ है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि जो चैट जीपीटी था यूएसए का था, चाइना ने भी अब बेदुइन कैसे करके कुछ बना लिया है, एक वो था डीप सीक, हाँ डीप सीक बना लिया है। और इंडिया भी इसके ऊपर विचार कर रहा है कि अपना भी एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये है प्रॉम्प्ट वाला, ये भी बना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ हो रही है। तो कंट्री क्या कर रही है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, और इंडिया का टारगेट भी है 2047 में अपने आप को डेवलप्ड करना। तो इंडिया को भी इस फील्ड के अंदर, एजीआई वाली फील्ड के अंदर आगे आना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है मोरलेस, कि इंडिया जो है अपने आप को डिफेंड कर रही है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, और कैसे ग्लोबली compete किया जाए। जैसे हमारा ये हो गया ना चैट जीपीटी वर्सेस, आपको पता है ये डीप सीक चाइना का। तो देखा जाए तो ये दोनों ही एआई है, लेकिन ये डीप सीक और चैट जीपीटी नहीं है, ये यूएसए वर्सेस चाइना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है इस पैराग्राफ में, कि जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो है इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, ग्लोबली compete करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, कंसर्न यही है कि ये जो चीज़ है कि सारी जो कंट्रीज़ हैं आपस में होड़ लगा रही है कि हम आगे आ जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम जागे आगे जाएंगे। तो इस चक्कर में कहीं ये जो एआई की आर्म रेस ना हो जाए। जैसे कि आपको पता है ना कि न्यूक्लियर वेपन की जो आर्म रेस हो रखी है, कि हर कंट्री के पास जो है, चाइना हो गया, और ये हमारा पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंक्लूडिंग यूएसए हो गया, रशिया हो गया, सबके पास जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वो जो न्यूक्लियर वेपन का अर्सेनाल है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? यही जो आर्म रेस है वो हो रही है। सिमिलरली एआई के साथ भी वैसी चीज़ हो सकती है, और इसका मिसयूज़ और एक्सीडेंट हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है तबाही ला सकता है। तो कंसर्न तो हमें पता चल गया एआई के साथ क्या कंसर्न है, और एआई के कॉन्सिक्वेंसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एजीआई क्या आने वाला है, तो इसको लेके देखा जाए तो डिबेट है साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर के बीच में। कई जो हमारे साइंटिस्ट हैं और पॉलिसी मेकर हैं वो बिलीव करते हैं कि एजीआई जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, एकदम ह्यूमन की तरह सोचने वाली, ये जो है अभी बहुत दूर है, अभी नहीं आई है। लेकिन कई साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है, कि बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो अब अनसर्टेनिटीज़ है, और गवर्नमेंट ले लीजिए या फिर कोई भी वो ले लीजिए, कोई भी इसको प्रिडिक्टली जो है वो नहीं बता सकती कि कब आने वाली है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है।
तो एकदम सिंपल चीज़ यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ समझी है कि एजीआई क्या होता है, ठीक है। एजीआई बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट ग्रुप, की एकदम ह्यूमन सी मान लीजिए अपने आप सारी चीज़ें करे जा रहे हैं, अब मशीनें करेगी सिमिलर वे में। कोई उसको कोडिंग देने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ चीज़ देने के लिए ऑटोमेटिकली लर्न करेगी। यही लिख रखा है, थिंक लर्न और सॉल्व प्रॉब्लम। अब यही मैटर है कि भाई आने वाली है नहीं आने वाली, कंसर्न वगैरह हमने देख लिया। अब हमारे जो हैं स्मिथ हो गए, हेंड्रिक हो गए और वैंग पेपर हो गए, वैंग हो गए, इनका जो पेपर है इनको हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या इनका पेपर है पहले इसको देख लेते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एरिक स्मिथ हो गए, हमारे ये डैन हैरिक हो गए और अलेक्जेंडर वैंग हो गए, जो स्केल एआई के जो है सीईओ हैं, ठीक है। इन्होंने एजीआई को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जो है कोशिश करी और बताया कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ समझो मेरे प्यारे बच्चों, कि स्मिथ हेनरी और ये हमारे वैंग हो गए, इनका जो पेपर है, इनका जो रिसर्च पेपर है देखा जाए, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। रिसर्च पेपर में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो है एजीआई का क्रिटिसाइज़ करा है। बेसिकली उन्होंने एजीआई को बोला कि नेगेटिव चीज़ है, ग्लोबल की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा डालेगी। कैसे खतरा डालेगी ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हम देख रहे हैं पेपर में कैसे आया, पेपर में देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्रिटिक्स इनको कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो जो क्रिटिक्स के पॉइंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स एआई के लिए, ठीक है। ये समझना पड़ेगा हमें कि एआई के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये हेनरी वेनरी नहीं दे रहे, ये इनके क्रिटिक्स दे रहे हैं। वो क्रिटिक्स को समझेंगे, इससे पहले हेनरी का समझते हैं, ठीक है। हेनरी बेसिकली यही बोल रहे हैं, ये जो तीनों लोग हैं ये यही बोल रहे हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है अगर एआई आ गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने सजेस्ट करा, क्या, MAIM, म्यूचुअल असॉर्ड AI माल फंक्शन। ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। इसको हम नेगेटिव में लिख सकते हैं, AI के नेगेटिव में, ठीक है। इस वर्ड का थोड़ा सा नोट्स बना लेना या फिर इसी को प्रिंट निकलवा लेना। MAIM, म्यूचुअल असॉर्ड AI माल फंक्शन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे स्मिथ हो गए, हेनरी हो गए, वैंग पेपर हो गए, वैंग हो गए, इनका जो पेपर है इसका इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है MAIM, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं मैड से लिया गया है। मैड क्या है हमारा, म्यूचुअल असॉर्ड डिस्ट्रक्शन। अब समझेंगे ये क्या चीज़ है। देखो जब कोल्ड वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर के टाइम में क्या हो रहा था, यहाँ पे यूएसए और हमारा रशिया था, ठीक है। आपस में जो है ये मिसाइल्स को जो है डेवलप किए जा रहे थे। न्यूक्लियर मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मिसाइल को ये डेवलप किए जा रहे थे। डेवलप करने का रीज़न क्या था, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। मतलब डेटरेंस, जो डेटरेंस की थ्योरी क्या है कि हमारे पास 10 मिसाइल है तो दूसरे के पास भी 10 मिसाइल है, तो दोनों में शांति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि डरेंगे दोनों कि भाई मैं फोड़ूंगा तो वो भी फोड़ देगा मिसाइल, ठीक है। तो ये क्या है, डेटरेंस वाली थ्योरी जो है, ठीक है। इसी की वजह से जो है आर्म रेस आती है कि उसके पास 10 थे, उसने 11 बना लिए तो मैं भी एक बनाऊंगा, उसने 12 बना लिए तो मैं भी 12 बनाऊंगा। तो ये क्या, आर्म रेस चल रही है। तो इसी को हमें यहाँ पे बताया, मैड बताया, इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी बताया कि आर्म रेस के चलते जो है पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर पावर वाला वर्ल्ड बनता हुआ जा रहा है आर्म रेस के चलते हुए, और इसी को यहाँ पे मैड बताया है। सिमिलरली यहाँ पे एआई में भी ऐसे ही होगा। एआई में कैसे होगा कि सारी जो कंट्री है वो अपने आप को डिफेंड करेगी, डेवलप करने के लिए इकोनॉमी में यूज़ करेगी, और लार्ज स्केल ऐसा आ जाएगा कि सारी जो कंट्रीज़ है वो एआई में वेल डेवलप्ड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन आएगा इसकी वजह से, ये थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसके क्रिटिक्स हैं बेसिकली, इसके क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि ये जो एनालॉजी तुमने ली है, स्मिथ हेनरी और वैंग को कह रहे हैं कि ये जो तुमने एनालॉजी ली है, एनालॉजी मतलब बराबरी करी है, किसके साथ, न्यूक्लियर के साथ। इवन इलॉन मस्क को भी देखे तो ये क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने भी यही कहा था कि न्यूक्लियर से भी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन वाला हो सकता है एआई। तो न्यूक्लियर वेपन को जो एआई से कंपेयर कर रहे हो, तो क्रिटिक्स यही बोल रहे हैं, क्रिटिक्स होते हैं वही आलोचना करने वाले, ठीक है। आलोचना करने वाले बोल रहे हैं कि ये जो एनालॉजी तुम दे रहे हो भैया, ये जो है ये काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि जो पेपर है उसने सुपर इंटेलिजेंस एआई को न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करा है। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है, बहुत मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग मतलब कि कोई तुलना ही नहीं है यहाँ पे, मतलब ये धोखे देने वाली बात है, ऐसे करके मिसलीडिंग की गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे इस पेपर के अंदर। ये बोल रहे हैं एआई और न्यूक्लियर वेपन को कंपेयर करने का। अब इसके इस बात क्या कह रहे हैं कि यही बोल रहे हैं कि एक सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, एक चीज़ समझो कि जो न्यूक्लियर वेपन है ये गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, कोई प्राइवेट कंपनी क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, और ये कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा नहीं हो रहा कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जो है यूएसए
इंडिया में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और चाइना से कुछ और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है। सारी चीज़ जो है ये चाइना के अंदर हो रही है। जैसे इंडिया में हो रहा है तो सारी चीज़ इंडिया के अंदर हो रही है और छुपा के रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एआई है, कैसे ये एनालॉजी है जो सही नहीं है, कैसे मिसलीडिंग है, यही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो एआई है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसे डिसेंट्रलाइज है? क्लाउड पे सारा काम होता है, क्लाउड पे सारी चीज़ें हो रही है। टीम इंडिया में बैठी है, टीम यूएसए में बैठी है, टीम हमारी रशिया में बैठी है, और ये डिस्टेंट उससे जो है काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम कर रही है। और ये कर कौन रहा है? प्राइवेट कंपनी बोल कर रही है। तो इस चीज़ को जो है कंपेयर करना जो है एक तरह से मिसलीडिंग है। ये यहाँ पे क्रिटिक्स जो है, आलोचक जो है हमारे, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि एआई जो है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है जैसे न्यूक्लियर वेपन था, वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है, एक जगह पे एफर्ट हो रहा है, और वो जो छुपा के भी रखते हैं उसको। जैसे हमारा ये ईरान हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह डेवलप कर रहा है, इसीलिए जो है उस पर सेंक्शन यूएस से लगाता रहता है। न्यूक्लियर डेवलप होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए वो सेंक्शन लगाता रहता है। तो ये क्या चीज़ है? एआई इससे एकदम अपोजिट है, ठीक है। डेंजरस इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है? देखो, ये ऐसे हो सकता है कि सजेस्ट किया गया है पेपर के अंदर कि जो हमारा एआई प्रोजेक्ट है, अगर इसको जो है साबोटाज, इसको जो है नुकसान पहुंचा दिया, तो जो कंट्री है इसको जस्टिफाई करने के लिए साइबर अटैक और मिलिट्री स्ट्राइक्स भी कर सकती है। और इसको अगर ये हो गया तो फिर बैकफायर होगा कि सामने वाली कंट्री भी इसी चीज़ को करेगी, साइबर अटैक करेगी। तो ये क्या है, जो एआई हमारा है ये लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ये पेपर बता रहा है, ठीक है। अब फिर इसके क्रिटिक्स फिर इसका क्रिटिसाइजिज्म करेंगे। पहले तो ये क्रिटिसिज्म करा कि तुमने बोला बराबर है, तो कैसे बराबर है ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये बैकफायर कर सकता है, साबोटाज कर सकता है। तो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रपोजल दिया है, ठीक है, अनरियलिस्टिक है इस पेपर में। कैसे? क्योंकि ये जो एआई है, सभी को पता है, ये चिप के बेस्ड पे होती है सारी चीज़ें। एआई चिप जो है ये रेगुलेट करती है सारी चीज़ें, लेकिन न्यूक्लियर यहाँ पे यही बता रखा है ऑथर, यही सजेस्ट कर रखे हैं। एआई चिप को ये कंपेयर कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, रात हो गई ना सारी, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे ऑथर हैं, ये बोल रहे हैं कि एआई चिप जो है न्यूक्लियर मटेरियल के जैसी है, ठीक है। अभी इसको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे हमारा आलोचक, थोड़ा सा वेट करो। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एआई चिप, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, जैसे यूरेनियम। यहाँ पे एआई के लिए बोल रहे हैं कि एआई चिप है जो न्यूक्लियर वेपन का जो है काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो एआई सिस्टम है इसको ज़्यादा लॉन्गर जो है इस चिप की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जस्ट तुमने ट्रेन करा, उसने जब लर्निंग चालू करी तो इस चिप की उसको अब ज़रूरत नहीं होती। तो ये कैसे तुम जो है न्यूक्लियर वेपन को इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है इस चिप का, तो तुम कैसे इस पर कंट्रोल लगा सकते हो? न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे इंडिया जो है हमारा जो है वो जो वर्ल्ड का जो न्यूक्लियर वाला है उसका नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका पार्टनर नहीं है, तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर मटेरियल जो है एक्सेस करने के लिए। लेकिन जो चिप है, चिप का तो मास प्रोडक्शन होता है और ये जो है डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन है, तो कैसे तुम इसको कंट्रोल करोगे ग्लोबली? तो ये एकदम जो है क्रिटिक्स यही कह रहे हैं कि एनालॉजी जो है एकदम सही नहीं है न्यूक्लियर वेपन की और हमारे किसकी, एआई की। फिर अब सर्विलांस में प्रॉब्लम आएगी। जैसे न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन पे तो हम कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है, उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। लेकिन इस चिप का एक्सपोर्ट एंड वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो कैसे जो है तुम रोकोगे? तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि छोटी छोटी लैब्स हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, इवन जो कमरे के अंदर भी जो है चिप वगैरह तैयार हो जाती है। तो ये जो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ है, और इसको न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करना उससे भी ज़्यादा जो है वो है मिसलीडिंग है। यही हमारे जो है आलोचक बोल रहे हैं, क्रिटिक्स बोल रहे हैं, एकदम क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसका? ये जो हमारे स्मिथ, हेनरी और वैंग का पेपर था उसका। अब यहाँ पे और आगे बता रखा है कि ये जो एजम्पशन है कि एआई जो है रिस्की एनालिसिस है, फॉल्टी एजम्पशन इन एआई रिस्की एनालिसिस, ये एकदम फॉल्ट है। क्योंकि एआई को देखो बोल रहे हैं क्या कि वेपन है मास डिस्ट्रक्शन का, और एआई का यूज़ कर सकते हैं बायो वेपन के लिए, लार्ज स्केल साइबर अटैक के लिए। तो ये यहाँ पे बता रखा है, ये सारा जो वर्स्ट केस गैस है कि जब एकदम ही जो है वैसी स्थिति आ जाएगी एकदम अंत वाली, तब ऐसा कुछ होगा। तो ये जो है एकदम वर्स्ट केस गैस है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं है
कि जो एआई है ये डेंजरस हो। तो देखो अभी तक जो है आप देखेंगे, अभी तक एआई से क्या हो रहा है कि प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एआई ने लार्ज स्केल पे कुछ जो है डेवस्टेटिंग चीज़ की हो, इसका कोई अभी तक एविडेंस नहीं है, ये हमारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि हमारा पॉजिटिव है ये तो पॉइंट, कि ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे कुछ जो फंडामेंटल जो बेस होना चाहिए वो बेस नहीं है, बेसलेस चीज़ें हैं, ये न्यूज़पेपर में हमारे जो क्रिटिक्स है वो बोलना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ यही बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर होगा, ठीक है, अनदर जो फ्लॉड अजम्पशन ये है कि दैट फ्यूचर एआई विल बी मोस्टली बिल्ड बाय गवर्नमेंट, की जो हमारी फ्यूचर की एआई होगी वो गवर्नमेंट बिल्ड करेगी, तब जाके कहीं ना कहीं हम कंट्रोल लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक फ्लॉड एजम्पशन है, एक जो मिथ ही है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी अभी देख लो आप कि इन रियलिटी जो है कितने प्राइवेट सेक्टर हैं जो हमारी एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ओपन एआई हो गया, चैट जीपीटी वाला, गूगल हो गया हमारा, जैमनी वाला, और हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये जो तीनों बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सारी कौन है? प्राइवेट सेक्टर है। तो मोरलेस जो गवर्नमेंट है वो यूज़र है, ना कि क्रिएटर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से फ्लॉड एजम्पशन है कि जो एआई है ये गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इसको, और फिर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वॉर हो जाएगी। कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ तो प्राइवेट कंपनी कर रही है, अब प्राइवेट कंपनी वॉर कैसे कर सकती है? ये यहाँ पे जो है हमारे क्रिटिक्स बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर में तो गवर्नमेंट उसका मालिक है, ठीक है, और रशिया मालिक है, यूएसए मालिक है, पूरी कंट्री मालिक है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होगी तो कंट्री के बीच में होगी। कभी सुना है कोई प्राइवेट कंपनी जो है पूरी कंट्री के अगेंस्ट में लड़ रही है? कभी नहीं सुना, और ना ही कभी सुनोगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है क्या, कि मिसलीडिंग है, कि आगे चल के जो है ग्लोबल वॉर होगी, एआई की वजह से बहुत लार्ज स्केल में मास डिस्ट्रक्शन होगा। सारी चीज़ क्या है, मिसलीडिंग है, क्योंकि इसके जो ऑनर है वो तो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ना कि वॉर में बिलीव रखते हैं। और हमारे मोदी जी ने भी बोला था, याद होगा, कि ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है, ये वॉर किसका एरा है? बिजनेस का एरा है, इकोनॉमी को बढ़ाने का एरा है। इसीलिए 2047 में हमारे मोदी जी जो है भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो कभी ऐसा कुछ आता है तो ये भी कोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब सोचना कैसा चाहिए? देखो सोचना यही है, बेटर वे ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है। ये जो कोल्ड वॉर की एनालॉजी है न्यूक्लियर वेपन से, जो हमारे जो हेनरी वेनरी जो हमारे 3 लोग थे, ये वो कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वार थिंकिंग है ये एक्यूरेट नहीं है। ये जो एआई सिस्टम है ये शेयर्ड और बिल्ट और कम्प्लीटली डिफरेंट वे में बनाया जा रहा है, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनता है, ठीक है। तो ये जो मिसलीडिंग एनालॉजी है ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को भी मिसलीड कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कोल्ड वॉर वाली एनालॉजी है, न्यूक्लियर वेपन को एआई से कंपेयर करना, इसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है, हमें बेटर कंपैरिजन करना चाहिए किसके साथ? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे इंटरनेट हो गया, इनके साथ हमें जो है कंपेयर करना चाहिए एआई को, अगर बेटर कंपैरिजन करना है तो। लेकिन अभी देखा जाए तो एआई की जो रीच है अभी इन जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, जीपीटी जो हो गया, चैट जीपीटी नहीं, ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये है जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। तो इनके साथ कंपेयर करना चाहिए। तो हमारा जो एआई है अभी इनके लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि आपको पता है एआई जो है पूरे वर्ल्ड में तो है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर एक गांव में है, हर एक गली में है, वैसे एआई नहीं है। तो एआई की रीच जो है अभी जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी जैसी हुई नहीं है। तो इससे कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे और लास्ट चीज़ बता रखी है कि एआई के अंदर और ज़्यादा जो है रिसर्च की ज़रूरत है। डीप जो रिसर्च होना चाहिए, डिटेल जो एकेडमिक वर्क होना चाहिए, जो रोल होना है एआई का, इसमें कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो रिसर्च करने की ज़रूरत है नेशनल ग्लोबल लेवल पे, ताकि जो एआई है इसका रोल हम पता कर सकें। ये जो सुपर इंटेलिजेंस हमारा एआई है, इसके लिए बेटर फ्रेमवर्क तैयार कर सके, बेटर प्रिडिक्शन कर सके, और बहुत ज़्यादा बैलेंस जो थिंकिंग होनी चाहिए वो डेवलप कर सके। तो बेसिकली यही बोला है लास्ट में कि रिसर्च की ज़रूरत है। बेसलेस जो हम एजम्पशन लगाते हैं कि एआई जो है न्यूक्लियर वेपन के बराबर है, कहीं ना कहीं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यही है यहाँ पे पॉजिटिव जो बेसिकली देखने को मिले हैं, कि एआई के फेवर में बातें की जा रही है कि भाई एआई पे हमें डीपली जो है इस रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए कि एआई का क्या पोटेंशियल है और फ्यूचर में हमें क्या दे सकता है। और रेगुलेट करने की बात हुई तो एआई को रेगुलेट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि चिप्स वगैरह कहाँ बन रही है और कौन सी कंट्री में डेवलप हो रही है, क्लाउड पे क्या काम हो रहा है, छोटी छोटी कंट्री क्या कर रही है। तो इसका जो सर्विलांस करना है ये उतना ही टफ है जितना कि आप देखा जाए कि समुद्र में से मोती ढूंढना। तो समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ, कि एआई का जो यूज़ है वो
संभल के करना चाहिए, लेकिन इसके लिए डीप एनालिसिस ज़रूरी है कोई भी फ्यूचर के लिए अगर आर्ग्यूमेंट करना है तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए, ट्राई करना कि इसको लिखने का। अभी तो बहुत रात हो चुकी है, जो बच्चे रात को देखते होंगे तो वो तो तुम तो ट्राई कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ट्राई करना। दोनों चीज़ बेसिकली वर्सेस ही बता रखी है, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिखने का ट्राई करना, 1-2 पेज तो एटलीस्ट लिखना चालू करो, क्योंकि लिखने से ही होगा। और ये जो लिखने के बाद करोगे क्या, उसका लिखने के बाद ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, 2 लिंक दे रखे हैं वैसे तो, एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, दूसरा डिस्कशन ग्रुप का है। ठीक है, तो दोनों में जाके एक आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसकी पीडीएफ ले लेना, और जो डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप में क्या करोगे, डिस्कशन ग्रुप में जो अपने पेपर लिखते हो उस पेपर को वहाँ पे जाके तुम शेयर कर सकते हो, ताकि बच्चे जो हैं उसको इवेलुएट कर ले। तो दोनों ही आपको फ़ायदे हो जाएंगे कि थोड़ा सा आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, थोड़ा सा बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, थोड़ा सा लिखने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलें। सेलेनियम, सेलेनियम ये जो है अभी महाराष्ट्र में देख लो, और डाल लो यूरिया, और डाल लो तुम, वो सारी चीज़ें अब रिटर्न तो आएंगी ही हमारे एनवायरनमेंट में। याद होगा एक हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था कि कैसे जो है, और ये भी मेरा रिसर्च पेपर भी इसी के ऊपर है हमारा, वेस्ट मैनेजमेंट का इस साल का मेरा, कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे जो है एनवायरनमेंट को, वेस्ट मैनेजमेंट है जो मेरा रिसर्च पेपर है, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है जो आज हमें न्यूज़ देखने को मिली है। क्या कि ये हमारा जो हम जो वेस्ट करते हैं, ठीक है, वेस्ट एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से फिर क्या होता है, ये रिटर्न होके फिर ह्यूमंस के पास आता है। ठीक है, वैसे तो ऐसे देखा जाए तो इसको ऐसे मैंने कुछ डिज़ाइन करा था, सबसे पहले ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरनमेंट फिर इससे रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है। कैसे ले रहा है, ऐसे ले रहा है जैसे ये सेलेनियम की जो है खबर आई है। क्या खबर आई है कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के शिगौन तालुका के अंदर जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनमें नेल्स में डिफॉर्मिटी आई है, मतलब ये जो होता है मोटा मोटा हिस्सा नेल के आगे, ये उनका गल रहा है। ठीक है, प्लस उनके जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं। तो मिस्टर डॉक्टर गीता है, मिस गीता, डॉक्टर गीता, ये बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न है इसको पता लगाने के लिए आईसीएमआर में जो है अभी रिपोर्ट वो भेज रखे हैं चेक करने के लिए, रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये जो सेलेनियम है इसका जब लेवल बढ़ जाता है तो सेलेनियम टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो वो जो सेलेनियम टॉक्सिक है वो हमारे गेहूं के अंदर है, जो कि सोर्स है कहाँ से, हमारे पंजाब और हरियाणा से। तो ये रीज़न हो सकता है ये नेल डिफॉर्मिटीज़ का। तो वही ह्यूमन एनवायरनमेंट ह्यूमन, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। और कहीं भी आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है, लेट से अगर आप देखेंगे ह्यूमन ने कूड़ा फैलाया, कचरा फैलाया, ई वेस्ट करा, बारिश आई, बारिश से जो है ई वेस्ट में जो केमिकल्स है वो वो होके हमारे धरती के अंदर जाके ग्राउंड वाटर में मिल गए, ग्राउंड वाटर से फिर हमने पिया तो फिर हम बीमार हो गए मतलब क्या, थोड़ा सीवियर वाले बीमार हो गए। जैसे देखेंगे वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में जो है कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। क्या रिवेंज ले रहा है एनवायरनमेंट, क्यों रिवेंज ले रहा है, क्योंकि हमने डिग्रेड कर दिया है। सेम पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का देख लीजिए, सेम जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेम मीना माता डिजीज़ कैसे हुआ, मीना माता डिजीज़ इंडस्ट्री से नहर से फिश से फिर ह्यूमंस। ठीक है, तो वो क्या है, यही है एनवायरनमेंट का रिवेंज। कभी आए एनवायरनमेंट का टॉपिक तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो, डायग्राम मत बनाने बैठ जाना, लिखना बस। ठीक है, तो सेलेनियम के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है हमारे इसमें यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर 1 में। सेलेनियम को देख लेते हैं। सेलेनियम कोई जहर नहीं है, मिनरल है, तभी तो जो गेहूं में डालते हैं हम। ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में, थायराइड फंक्शन में, इम्यून हेल्थ के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, रिच सोर्स है ब्राज़ील के नट्स के अंदर, सी फूड में, मीट में, पोल्ट्री में, ऑर्गन मीट के अंदर। इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है जब, टॉक्सिसिटी मतलब इसकी जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसकी वजह से हेयर लॉस हो गए और नेल हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं होती रहती है। नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फुल ब्रेथ ऑर्डर हो गया, ये फटीग हो गया, थक रहे हैं ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा सेलेनियम क्या है, एक मिनरल है, ना कि कोई जहर है। लेकिन जब मिनरल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो टॉक्सिक हो जाता है। तो वही टॉक्सिसिटी हमें जो है महाराष्ट्र में देखने को मिली है, वही डालो यूरिया हो जाएगा सब। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, रिवेंज हमारा सेलेनियम। ठीक है, इसको लिखने की ट्राई करना। नेक्स्ट हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। देखो अभी इस द हिंदू के अंदर रिपोर्ट आई है,
ये जो रिपोर्ट है इसकी, ये हमारे जो प्रिजन रिफॉर्म है उसके अंदर यूज़फुल हो सकती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, डेटा काफ़ी अच्छा है इसके अंदर दे रखा है कि सबसे पहले तो यही चीज़ हमारे में बोलते हैं कि हमारी जो जेल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कितनी ओवर क्राउडेड है इसमें बता रखा है, ओवर क्राउडेड है 131%, ठीक है। कितने जो हमारे कैदी हैं 2030 तक 6.8 लाख जो हमारे कैदी है वो होंगे, लेकिन जगह है यहाँ पे सिर्फ 5.1 लाख के पास। तो मतलब क्या, 1 लाख कैदी एक्स्ट्रा ठूसे जा रहे हैं उस जेल के अंदर। इसकी वजह से जो है अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब मैंने छींक मारी, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें भी जो है जुकाम हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो फैल रहा है। नॉन कम्युनिकेबल जैसे हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, नॉन कम्युनिकेबल है। मेरे कोलेस्ट्रॉल है, तुम मेरे से गले भी लग लोगे तब भी तुम्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, समझ आ गया होगा। तो यही प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पे जो है ना तो साइकोलॉजिस्ट है ना साइकेट्रिस्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये जो जस्टिस है, कौन से टाइप का जस्टिस दिख रहा है आपको? रिफॉर्मेटिव जस्टिस दिख रहा है या फिर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस दिख रहा है? ये तो रिट्रीब्यूटिव दिख रहा है। रिफॉर्म तो तुम कर ही नहीं रहे, साइकोलॉजिस्ट तो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, वह रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम सुधारना है, लेकिन यहाँ पे तो रिफॉर्मेटिव दिख ही नहीं रहा है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर क्राइसिस हो रहे हैं, सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट हैं कितनों के ऊपर? हमारे 6.8 लाख जो हमारे कैदी हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि ना के बराबर ही हैं। मेंटल प्रिजनर्स हमारे यहाँ पे जो है बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में 4,000 थे, 2022 तक दुगने हो गए हैं 10 साल के अंदर। लेकिन साइकोलॉजिस्ट वगैरह की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी है। ओनली 69 सेक्शन पोस्ट है और वो भी आधी से ज़्यादा खाली हैं, ठीक है। और किसी भी स्टेट, नो स्टेट ड्यूटी मीट स्टैंडर्ड ऑफ 1 साइकोलॉजिस्ट पर 500 इनमेट्स। जो हमने खुद का दायरा बना रखा है कि 500 के ऊपर एक होना चाहिए, मतलब 500 जो कैदी है उनके ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही रिट्रीब्यूटिव टाइप का दिख रहा है, लेकिन उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप कोट कर सकते हैं। सेकंड, मेडिकल ऑफिसर, इनकी भी 43% जो वैकेंसी रेट चल रहा है, 775 के ऊपर जो है एक होना चाहिए था। ये है हमारे मॉडल प्रिजनर मैनुअल के अंदर, लेकिन हो क्या रहा है? अच्छा, बेंचमार्क है हमारा 1 पे 300 होना चाहिए था, लेकिन उससे डबल से ज़्यादा हो रहा है, 1 पे 750, 775 है, ठीक है। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली समझ ही आ रहा होगा क्या कि ये जो प्रिजन रिफॉर्म है सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। प्रिजन रिफॉर्म कुछ हो नहीं रहा है, कोई रिफॉर्मेटिव जस्टिस दिख नहीं रहा है, सब रिट्रीब्यूटिव दिख रहा है कि एक बार जेल जाओ और फिर वहाँ पे जाके हालत देखो, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखो, हम कई कई जो है हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि रिफॉर्मेटिव तो हम रहते नहीं, हम रिट्रीब्यूटिव ही रहते हैं कि इसने गलत करा है तो इसके साथ भी गलत होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी का भी कोट थोड़ा सा याद रखो, एन आई फॉर आई, एन रात ज़्यादा हो गई, सॉरी, एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। तो आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया जो है अंधी हो जाएगी। तो ये जो रिट्रीब्यूटिव एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा जाना चाहिए, और ये स्पेशली जाएगा कैसे? जब हमारे सिटीजन जो है वो जागरूक होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जागरूक हो और इसका आंसर करो, ठीक है, सोना मत। नेक्स्ट चलते हैं, डीसल्फ्राइजिंग कोल प्लांट। देखो, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर रही है, फ्यूल गैस डीसल्फ्राइजेशन, काफ़ी महंगा आता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जो हमारा कोल बेस्ड जो प्लांट है हमारे, उसके अंदर से जो है सल्फ़र जो होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब डीसल्फ्राइज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे स्टडी फाइंडिंग थोड़ी सी आई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो इसके इंस्टॉलेशन के लिए भी थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी हुई है, स्टडी ने ही बोला है कि ये जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो तुम FGD का, FGD यही हो गया, फ्यूल गैस डीसल्फ्राइजेशन का जो तुम इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ये ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको थोड़ा सा रोको, ठीक है। ये करा किसने स्टडी? ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइज़र ने। क्यों करा है? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे यही बताया, सिर्फ 8% जो हमारे इंडिया में प्लांट है वहाँ पे अभी तक इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, 100% पे नहीं है। लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे 92% जो हमारे पावर प्लांट है वो इंडिया के अंदर जो कोयला होता है उसको यूज़ करते हैं, ना कि बाहर से इंपोर्ट करा हुआ। जो बाहर से इंपोर्ट करा हुआ होता है उसमें सल्फ़र की जो है मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
तो ये जो FGD है ये हर 100% इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा वगैरह ज़्यादा आता है, यही बता रखा है, ठीक है। लो सल्फर कंटेंट रहता है, जो अभी मैंने बोला वही। और इसी की वजह से IIT दिल्ली ने भी 2024 में कंफर्म करा था कि जो एसिड रेन है इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है ये नहीं है, मुद्दा नहीं है, क्योंकि एसिड रेन के अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हमारे यहाँ पे सल्फर बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे कोयले में जो है सल्फर की मात्रा कम है। तो कोयला से बिजली बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ से जो निकल रहा है उसमें सल्फर नहीं है इतना ज़्यादा, तो घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ गया होगा, 3 क्वेश्चन थे, 3 टॉपिक थे और एक हमारा वो हो गया, 4 टॉपिक थे, कम ही थे, कल थोड़े से ज़्यादा थे। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलो एक और है अभी, K218b। देखो अभी हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, तो ये जो हमारा जेम्स वेब है, इसने अभी डिटेक्ट करा है एक लाइफ के साइन एलियन प्लैनेट पे। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या लाइफ के साइन है। देखो एक एक्सो प्लैनेट है, हमने देखो मैंने शायद किस में पढ़ाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ओके दूसरे किसी बैच में पढ़ाया था मैंने। तो ये जो एक्सो प्लैनेट होता है, देखो एक ऐसे ऐसे, हाँ ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया, एक हमारी यहाँ पे एक क्यूपर बेल्ट होती है, ठीक है, ये सारे जो प्लैनेट होते हैं ये सारे एक्सो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, इस बेल्ट के अंदर। तो इस प्लैनेट के अंदर ही हमें K218b पाया गया है। इसके अंदर हमने 2 गैस पाई है, DMS और DMS-DS, मतलब डी मिथाइल सल्फाइड और डी मिथाइल डी सल्फाइड। तो ये जो गैस है ये वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे जीवन होता है, मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा जो है ये जो गैस है निकाली जाती है। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो सिर्फ ह्यूमंस, जो सिर्फ जहाँ पे लाइफ होती है, ह्यूमंस नहीं, जहाँ पे सिर्फ लाइफ होती है वो वहाँ पे वो जो प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर भी मैंने डेली डिस्पैच बनाया था, आपको याद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम वाला उसमें सर्च मारना तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है तुम्हें। अब ये K218b जो है हमारे यहाँ पे अर्थ में 8.6 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ और 2.6 टाइम लार्जर है देन द अर्थ। सॉरी, माफ़ करो। चलो आगे चलते जल्दी जल्दी, काफ़ी रात हो गई। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल 12 भी बज चुके हैं, नेक्स्ट डे आने वाला है। इसके अंदर बेसिकली ये छपी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। ट्राई करो इसको आंसर करने का, बस वो गैस का नाम थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और बाकी ये K218b क्या चीज़ है, कोई मिसाइल वगैरह है नहीं, ये एक क्या है हमारा वो है, एक प्लैनेट है जहाँ पे हमें लाइव दिया, एक्सो प्लैनेट है, तो यहाँ पे हमें लाइव दिखाई दी है, यही है बस, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा था ना, एक ट्रेन के अंदर ATM लगा दिया था, तो ATM कौन सी ट्रेन में लगाया था, वो लगाया था ना तो राजधानी में था, डुरंडो शताब्दी पंचवटी में लगाया था, ठीक है। B आंसर है। मैंने भी रिवाइज नहीं करा लेकिन फिर भी मेरे को ध्यान रहता है, तो आपको तो ध्यान रहना चाहिए क्योंकि मैंने बोला रिवाइज करो। अब ये जो मेडल मिला था आपको याद है, 5 फौजियों को दिया गया था, मतलब आर्म फोर्स पर्सन थे उनको दिया गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मेडल है मैकग्रॉर मेमोरियल मेडल सिर्फ पर्सन फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस दिया जाता है। और ये जो है रिकॉग्निज एंड एक्सप्लोरेशन एडवेंचर, दूसरा तो ठीक है लेकिन पहले में डाउट है क्योंकि एक जो हमारा माउंटेनियर था उसको भी दिया गया था। और जनरली ये जो है नॉन आर्म फोर्स पर्सनस को भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, B आंसर हो गया। वैसे ओनली वाली स्टेटमेंट जो है हमेशा गलत नहीं होती लेकिन मैक्सिमम टाइम गलत हो जाती है, ठीक है। एकांतवादा, ठीक है, एकांतवादा कोर कॉन्सेप्ट है किसका, हमारे जैनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये जो हमारा वकाफ अमेंडमेंट एक्ट आया था, इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे, कौन सी सही है ये बतानी है, मतलब 3 गलत है। एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन कैन डेडिकेट प्रॉपर्टी एज अ वक्फ। देखो ये हमारा वकाफ बोल देता हूँ, वक्फ बोलते हैं वैसे तो। देखो ये जो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन का जो पर्सन है वो वक्फ दे सकता है, मतलब रिलीजियस प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है रिलीजियस पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुस्लिम है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड, सेकंड देखते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। वक्फ बोर्ड कैन स्टिल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ, नहीं ये भी गलत है, ये हमने कल ही देख लिया था। C है ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और ये ठीक लग रहा है, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एटलीस्ट 5 ईयर, ये ठीक था। कैन डेडिकेट प्रॉपर्टी टू वक्फ, ये सही है। C हमारा आंसर हो गया। लिमिटिंग एक्ट डज नॉट, ये भी गलत हो गया क्योंकि अप्लाई हो रहा था ना, ये भी गलत है। C आंसर हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा कैसे आंसर करना है। थोड़ा एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करने से क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो यही था आज के डिस्कशन में। आई होप डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ट्राई करता हूँ कल से थोड़ा जल्दी आने का, लेकिन
थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल जब टाइट शेड्यूल होता है तब। लेकिन मैं डेली करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा डिले देख लिया करो, क्योंकि जनरली तो हमें क्या करना है ना, जनरली तो हमें रिवाइज़ करना है। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया, डेली डिस पे सुबह सुबह पढ़ लिया, नेक्स्ट डे देख लो। नेक्स्ट डे देखोगे तो क्या होगा, वही रिवाइज हो जाएगा। तो 2 बार होने से क्या होगा, माइंड के अंदर बैठ जाएगा, तो पेपर तक हमेशा वो याद रहेगा। तो यही है आज के डिस्कशन में। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।